हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रक्त वाले टॉपिक से कि इसमें रक्त वाले टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वह जनरल साइंस के अकॉर्डिंग या जनरल साइंस वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो देखिए, हार्ट अटैक के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन स्थिति जो है वह हमें याद रखनी है। पहली स्थिति एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरी स्थिति हार्ट अटैक के बारे में पूछा जा सकता है और तीसरा हार्ट फेल के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें सिंपल पॉइंट हम ऐसे याद करेंगे, अभी हार्ट अटैक का पूछा है तो एक बार हार्ट अटैक की ही चर्चा करते हैं, नहीं तो समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो देखिए, निम्न में से हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। पहला पॉइंट है सीने में दर्द होना। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो हार्ट अटैक होता है उस समय यहाँ सीने में भी दर्द होता है और कई बार इसमें जो पीठ वाला हिस्सा है यहाँ पर भी दर्द होता है। दूसरा पॉइंट है पसीना एवं जी मचलाना। तो हृदय पे किसी भी कारण अगर दबाव होता है, प्रेशर आता है, तो इसमें हमेशा हमें पसीना आने की प्रॉब्लम और जी मचलाने वाली प्रॉब्लम रहती है। तीसरा पॉइंट है बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और चौथा है इसमें पैरों में दर्द होना या टांगों में दर्द होना। तो यह नहीं होता। तो इसमें से क्या लिखा है कि नहीं है, तो नहीं है में आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला जो आंसर है वह इसमें सही रहेगा। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते इसमें नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, यानी कि रक्त कितना पाया जाता है। और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। और स्वस्थ मनुष्य में इसमें जो आंकड़े निकाले जाते हैं यह ऐसे व्यक्ति में निकाले जाते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, जिसकी लंबाई जो है वह 172 सेंटीमीटर हो और जिसकी आयु जो है वह लगभग 20 से 25 साल के आसपास हो। तो इसके इनमें मतलब कि जो आंकड़े निकाले जाते हैं उसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार में पहला पॉइंट है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन ये कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है यह लोह युक्त, लोह नहीं यहाँ पे लोह है, यह लोह युक्त यौगिक है। तो बिल्कुल इसमें लोह तत्व भी पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता, यह गलत है। तो चौथा पॉइंट है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अब इसमें एक पॉइंट सुनना, जो प्योर हीमोग्लोबिन जो होता है वह वास्तव में लाल रंग का नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रंग का होता है। तो इसमें देखो कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीन कथन हमें सही चुनने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें तीन पॉइंट सही चुने, तो इसमें ये वाला भी सही मान लेते हैं। तो इसमें देखो पहला वाला पॉइंट सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इनमें से सही कथन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ये कंप्लीट हुआ। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां देखें कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है। तो इसमें पहला है क्लोरोफिल, फिर है कोलेजन, फिर है केरोटीन और फिर इसमें मायोग्लोबिन। तो देखो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसमें मेन जो पदार्थ पाया जाता है वह उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। ये अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर कोलेजन जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन है, वो उसमें विशेषतः याद नहीं रखना। केरोटीन जो है तो यह एक प्रकार का विटामिन का प्रकार। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक तो होता है केरेटिन, केरेटिन जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन है, और एक होता है केरोटीन, केरोटीन जो है वह या कहेंगे बीटा कैरोटीन है, वही बाद में बॉडी में जाकर या लीवर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाला भी विशेषता याद नहीं रखना। तो इसमें और जो नेक्स्ट पॉइंट बचा मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन में पाया जाता है लोह तत्व। तो इसमें आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन, यानी चौथा सही रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी या कह सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो है का रंग होता है।
तो सिंपल पॉइंट है कि रंग जो होता है किसके कारण होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें देखो अलग अलग दिया हुआ है, क्यूटीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण या हीमोसाइनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपने भी देखा था कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा और वह कैसे रंग का होता है, लाल, और वह लाल रंग का होता है, इसलिए आरबीसी का भी रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इसमें ये जो डी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या जिसको रक्तदाब भी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, वह कितना होता है, यानी सिस्टोलिक कितना और डायस्टोलिक कितना होता है। तो यह होता है 120/80 mm ऑफ Hg। कितना होता है मित्रों, 120/80 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब होता है हाइड्रेजिम, और इसका हाइड्रेजिम का मतलब होता है पारा, और पारे को ही अंग्रेजी में कहा जाता है मरकरी। तो यह तो हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो देख लो इसमें 120/80 mm ऑफ Hg, या 120 मिमी और 80 मिमी। तो इसमें इसके अनुसार चले तो ये वाला आंसर है, यह सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है, यानी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और कभी डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ तो नहीं गया, तो आप चेक कीजिए। तो डॉक्टर के पास में एक यंत्र होता है जो इस टाइप में खुलता है और यहाँ पे एक नलिका लगी होती है, उस नलिका के अंदर पारा भरा होता है। उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या नाम होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। इनमें से देख लो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यदि व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm ऑफ Hg है तो इसका उल्लेख Hg से तात्पर्य क्या होता है, कहने का मतलब इसमें Hg क्या होगा। तो Hg का मतलब अभी हमने देखा था हाइड्रेजिम, और हाइड्रेजिम को कहा जाता है पारा, या इसे वो बोला जाता है मरकरी। तो इसमें बी जो है वह सही हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, बिल्कुल ये चारों के दिए, देखिए ये श्रीमती एक्स का दिया है 90/60 दिया है, यानी ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक है। एक्स का दिया हुआ है 160 और 120, वाई का दिया हुआ है 120 और 80, और श्रीमती वाई का दिया हुआ है इसमें 140 और 100। तो निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है, तो सबसे सिंपल है सामान्य, ये वाला सामान्य रहेगा, और ये वाला किसका है, श्री वाई का। तो इसमें देख लो श्री वाई कहां पे है, ये होगा इसमें श्री वाई, तो ये बिल्कुल सामान्य है, तो ये इसमें डी हो जाएगा। फिर इसके बाद में हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इनमें से यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कौन होता है, तो सभी को पता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ वाला। तो इसमें आंसर है वह ओ हो जाएगा। फिर इसमें देखो साथ साथ आपको भी सॉल्व करते रहना ताकि थोड़ा पढ़े तो थोड़ा मजा आए। अब देखिए इसके बाद में है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता, रक्तदाता नहीं इसमें है रक्तग्राही। ए बी वाला है तो वह क्या होता है, रक्तग्राही कहा जाता है। क्योंकि अब रक्तग्राही क्यों होता है, सिंपल पॉइंट है ए बी वाला, क्योंकि उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो इसमें देख लो एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, और एंटीबॉडी का अभाव होता है तो वह कहीं से भी रक्त लेता है तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता, इसलिए एबी ब्लड वालों को कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, रक्तग्राही, एबी वाला रक्तग्राही है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इसमें देखते, इसमें एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, क्या है इसमें रक्त समूह ए बी, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। अब देखिए रक्त समूह इसका ए बी है तो हम सभी को पता है, तो इसमें पत्नी है ओ, पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ है, भाई का ब्लड ग्रुप ए बी है, पुत्र का ब्लड ग्रुप ए है और पुत्री का ब्लड ग्रुप है वह ओ है। तो इसमें पॉइंट है कि उपरोक्त में से कौन से संबंधी उक्त घायल व्यक्ति को
रक्तदान या कह सकते रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट यहां से कि ए बी है तो यह सर्वग्राही होता है, और सर्वग्राही होता है तो यह सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है, और कर सकता है तो देखो यहाँ पे क्या है, इससे भी प्राप्त कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 3 4, इसमें 2 3 4 करके इसमें सभी आना चाहिए, 1 2 3 4, तो इसमें सभी आंसर इसमें नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर जो है वह सभी है, यह सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, या कह सकते हैं सभी जो है वह इसको रक्त दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। तो देखो अभी हमने देखा है कि सार्वत्रिक रक्तदाता या कह सकते सर्वदाता या कह सकते यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो वह ओ को कहा जाता है, ये बात सही है। लेकिन ओ में भी दो होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह ओ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर किसी का भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और अगर हमें इतना समय नहीं है कि हम ब्लड को चेक करें, तो उसको सीधा ही ओ नेगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि यह होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसका आंसर है वह ये वाला हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। एक वैवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी है। एक का तो क्या है, दंपति, दंपति यानी कि शादीशुदा जोड़े को बुलाता है दंपति, तो एक का तो यह हो जाएगा ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव है, तथा दूसरे का ओ नेगेटिव है। तो तीनों पुत्र में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, एक का तो क्या है ए पॉजिटिव, दूसरे का है बी पॉजिटिव, और तीसरे का है ओ पॉजिटिव। तो गोद लिए हुए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? कहने का मतलब वापस एक बार सुन लो, ये दंपति है, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक पुत्र को पहले गोद ले लिया। अब स्थिति यह है कि उनके साल भर 2 साल बाद में जो भी है पुत्र बच्चा हुए हैं, उनमें एक का तो इसमें आ रहा है ए रक्त समूह ए पॉजिटिव, और एक का हो रहा है इसमें बी पॉजिटिव, एक का इसमें 3 है तो तीनों का मिला के इसमें ओ पॉजिटिव भी है। तो इसमें वह पुत्र जो गोद लिया गया उसका रक्त समूह कौन सा होगा? तो इसमें देखो हमें ये ऐसा अनुमान लगाना पड़ेगा कि माता का ब्लड ग्रुप, इसमें कोई भी माता पिता मान सकते हैं, माता का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव मान लिया, पिता का ओ पॉजिटिव मान लिया, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा इसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो जैसे माता का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव और पिता का है जैसे मान लीजिए ओ पॉजिटिव, तो बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है तो सिंपल है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हो गई। अब ए बी पॉजिटिव है तो इसमें इसके 2 हिस्से करेंगे, तो इसमें एंटीजन जो है वह ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, जिसमें ए लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। ओ जो है ओ वाला जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब इसका मिलान कर लो, तो देखो यहाँ से मिलान करेंगे तो ए और 0 या ए और ओ मिलकर रक्त समूह ए बनता है। वास्तव में यहाँ पे देखा जाए तो ओ का मतलब 0 ही होता है और 0 का मतलब होता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो यहाँ पे हम लेंगे ये वाला एंटीजन, कौन सा, जो मेन एंटीजन। तो यहाँ पे ये रक्त समूह बनेगा ए, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो रक्त समूह ए बनेगा, इन दोनों का क्रॉस करवाए तो रक्त समूह बी बनेगा, इनका क्रॉस करवाएंगे तो रक्त समूह बी बनेगा। तो इसमें देखो यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी रहने दो, ए बी और पिता का ओ है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप है वह ए बी हो सकता है और बच्चों में ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, लेकिन ओ कभी भी इसमें ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह इस माता पिता की संतान नहीं है। तो हम कह सकते हैं तीसरा बच्चा है वह जो गोद लिया हुआ बच्चा है, ये लिखा हुआ गोद लिया बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइप में इसको निकाला जाता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो देखो वो का वो पॉइंट है कि माता में यहाँ पे माता जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है और लिखा है पिता का ब्लड ग्रुप है वह ओ है। तो इसमें ए में देखो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किए, एक तो एंटीजन ए है और दूसरे हिस्से में इसमें 0 लिखेंगे, और पिता का ओ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब इसका मिलान कर दो, इसका मिलान किया तो रक्त समूह ए बनेगा, इसका मिलान किया तो रक्त समूह ए बनेगा,
इसका मिलान किया तो रक्त समूह O बनेगा और इसका मिलान किया तो रक्त समूह O बनेगा। यानी कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वह ए भी हो सकता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप वह ओ भी हो सकता है, इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों का ब्लड ग्रुप बी तो ये हो ही नहीं सकता, ए भी हो नहीं सकता, ओ हो सकता है और ये इतने सारे तो ये तो हो ही नहीं सकते, इसमें ये नहीं हो सकते। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर रहेगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप है वह ओ हो सकता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो पीएच स्तर जो है वह 7.4 होता है और 7.4 है वह किसके निकटतम? आंसर तो इसके निकटतम है, तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर है एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो इसमें एक सिंपल पॉइंट सुनना, अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें मोटे रूप से ये याद कर सकते हैं कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश हुआ है उसे तो हम कहेंगे एंटीजन, और एंटीजन प्रवेश होने के बाद में हमारी बॉडी उद्दीप्त होकर उसके खिलाफ छोटी छोटी कणिकाओं का निर्माण करती है। ये छोटी छोटी कणिका और इन कणिकाओं को कहा जाता है एंटीबॉडी, और फिर ये जो एंटीबॉडी है यही जो एंटीजन जो अंदर गए उसको नष्ट भी करने की क्षमता रखती है। तो ये एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन वो होता है जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद में हमारे शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कर देते हैं या उद्दीप्त कर देते हैं। तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इसका सही रहेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण है वह डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूबीसी बहुत टाइप की होती है, जिसमें एक डब्ल्यूबीसी का नाम होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट होती है, उसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वह इसका सही हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट जो है उसका मुख्य निर्माण है वह लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, तो इसमें लाल अस्थि मज्जा नहीं लिखा तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें सिंपल पॉइंट है, क्वेश्चन 3 पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम हो जाना क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या का अधिक हो जाना क्या कहलाता है? और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक हो जाना क्या कहलाता है? तीनों में पॉइंट सुनना। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या माने तो एक ह्यूमन में या एक मनुष्य के ब्लड में यह सामान्यतः 7 से 11,000 प्रति एम क्यूब इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये कभी कम हो जाए। कम का मतलब यह है 7 से 6 होगी तो कोई समस्या नहीं, 5 हो गई तो कोई समस्या नहीं, लेकिन 4000 प्रति क्यूब से भी कम होना शुरू हो जाए तो मनुष्य में प्रॉब्लम हो जाती है, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है डब्ल्यूबीसी की संख्या का अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो अधिक का मतलब होता है कितना अधिक? तो देखो 11,000 प्रति क्यूब तो होता ही है अधिक, फिर इससे 12 हो जाए तो ये अधिक नहीं माना जाता, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बॉडी में, 13 तक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 14,000 प्रति क्यूब और उससे भी अधिक होने लग जाए तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये अन्य जो ये रोगाणु को नष्ट करेगी, लेकिन अन्य सेल्स पे भी थोड़ा थोड़ा आक्रमण करने लगेगी, जिस कारण व्यक्ति का जो वेट है वह धीरे धीरे लॉस होने लगता है और कई टाइप की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अन्य जो सेल्स होती है जैसे आरबीसी वगैरह उस पर भी अटैक करने लगती है तो उनको भी नष्ट करने लगती है। तो ये अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। और अत्यधिक हो जाना, अत्यधिक का मतलब होता है 1,00,000 प्रति एम क्यूब से भी अधिक हो जाना क्या कहलाता है? अत्यधिक का मतलब ये होता है, अधिक का मतलब ये 14 से अधिक, 14,000 से अधिक, अत्यधिक का मतलब 1,00,000 प्रति एम क्यूब से भी अधिक, और अत्यधिक हो जाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। या इस ल्यूकेमिया को कहा जाता है ब्लड कैंसर, इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर। और यहाँ पे ल्यूकेमिया जिसको हुआ है उसमें स्थिति ये होती है कि डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक हो जाती है और बहुत अधिक होने के बाद में तीव्र गति से हमारी जो अन्य जो ब्लड कॉर्पस्कल होती है, इसके अलावा अन्य जो सेल्स होती है उस पर बहुत तीव्र गति से आक्रमण करती है और व्यक्ति का शरीर वह दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता रहता है, बाद में डेथ भी हो जाती है। तो ये हो जाती है अत्यधिक हो जाना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ल्यूकेमिया। फिर देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति में किया जाता है, तो किसके आधार पे किया जाता है? तो यहाँ पे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से, डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml, इसके हिसाब से किया जाता है। तो ये हो गया आपके बी वाला सही हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन है, इसके बाद वापस कल हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।